जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में तदर्थ सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की 57वीं वीडियो बनाकर इसके 127 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में तदर्थ सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति 58वीं वीडियो बनाकर इसके 128 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद, ये दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वापस बुलाने से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डालता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में उपस्थिति पर बात करेंगे। बता दें कि यह दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वापस बुलाने से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डालता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से एक संस्था, मूल रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन बाद में इसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से बदलने का प्रयास किया गया, सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी योग्य पूर्व न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अनुरोधित व्यक्ति को बैठने और कार्य करने के लिए सहमति देनी होगी और उन्हें कार्य करते समय सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन वे अन्यथा न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माने जाएंगे। फुटनोट विभिन्न संवैधानिक संशोधनों को दर्शाते हैं जिन्होंने इस खंड को बदलने की मांग की, विशेष रूप से वह जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रयास किया, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने उच्चतम न्यायालय या संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया हो और या जिसने किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया हो और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और ऐसा प्रत्येक अनुरोधित व्यक्ति इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें, और उसके पास उस न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। 1. संविधान 54वां संशोधन अधिनियम 1986 की धारा 2 द्वारा खंड 1 के स्थान पर 1 अप्रैल 1986 से प्रतिस्थापित। 2. संविधान 99वां संशोधन अधिनियम 2014 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित 13 अप्रैल 2015 से। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा IR 2016 SC 117 में प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में दिनांक 16 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। 3. पूर्वोक्त धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित 13 अप्रैल 2015 से। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा IR 2016 SC 117 में प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में दिनांक 16 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। 4. अंतःस्थापित संविधान 15वां संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 3 द्वारा 5 अक्टूबर 1963 से प्रतिस्थापित। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात किसी पूर्वोक्त व्यक्ति को उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए तब तक अपेक्षित नहीं समझी जाएगी जब तक कि वह ऐसा करने के लिए सहमति न दे। नमस्कार। आज हम संविधान के पन्नों में छिपे एक दिलचस्प प्रावधान पर बात करेंगे, आर्टिकल 128। जी नमस्कार। आर्टिकल 128 हाँ काफी अनूठा है। हाँ,
ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को एक खास ताकत देता है, मतलब रिटायर्ड जजों को वापस बुलाकर उनसे काम लेने की शक्ति। बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए संविधान का मूल टेक्स्ट है और साथ ही कुछ अहम संशोधन और अदालती फैसलों की जानकारी भी है। इनसे कहानी थोड़ी और खुलती है। हाँ, इसमें कुछ मोड़ भी आए हैं। तो चलिए इस संवैधानिक व्यवस्था की तहों को खोलते हैं, समझते हैं ये कैसे काम करती है, क्यों बनाई गई और आज के समय में इसका क्या मतलब है। जरूर। सबसे पहले ये अनुच्छेद 128 आखिर है क्या चीज? सुनने में तो ये रोजमर्रा की बात नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती, और ये है भी नहीं। ये वाकई एक विशेष शक्ति है। आर्टिकल 128 सुप्रीम कोर्ट को, या यूं कहें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को अधिकार देता है। अच्छा, कि वो कुछ खास परिस्थितियों में रिटायर्ड जजों से सुप्रीम कोर्ट में बैठने और काम करने का अनुरोध कर सकें। ओके। इसकी शुरुआत ही होती है इन शब्दों से, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी। मतलब नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर। अच्छा, किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और कामकाज के जो सामान्य नियम हैं उनसे अलग हटकर काम करता है। एक तरह का एक्सेप्शन है ये। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक ओवरराइडिंग क्लॉज है। ये कहता है कि भाई इस चैप्टर में जजों की नियुक्ति, संख्या, इन सब पे सामान्य नियम तो हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये विशेष व्यवस्था लागू की जा सकती है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने मतलब भविष्य की जरूरतों का अंदाजा लगाया था। दिलचस्प। तो ये अनुरोध करने का अधिकार किसके पास है? कौन करता है ये अनुरोध? क्या कोई भी जज किसी रिटायर्ड जज को बुला सकता है? हमारे स्रोत बताते हैं कि इस पर भी कहानी में एक मोड़ आया था। हाँ बिल्कुल। देखिए, मूल संविधान के अनुसार ये अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के पास था। ओके। लेकिन वो ऐसा अकेले नहीं कर सकते थे। उन्हें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, मतलब प्रीवियस कंसेंट लेनी पड़ती थी। यहाँ तक तो बात सीधी थी। ठीक है। लेकिन फिर आया 99वां संविधान संशोधन 2014 में। हाँ। इसने बड़ा बदलाव किया। इस संशोधन ने आर्टिकल 128 से भारत के मुख्य न्यायाधीश शब्द हटा दिए। अरे? और उनकी जगह डाल दिया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC। NJAC, हाँ, इसका नाम तो काफी सुना था, काफी विवाद भी हुआ था इसमें। बिल्कुल। तो कुछ समय के लिए कागजों पर ये अधिकार NJAC के पास चला गया था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में वो मशहूर केस था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, अरे वाह। इसका मतलब भले ही संविधान के कुछ प्रिंटेड वर्जन में या हमारे स्रोत के टेक्स्ट में NJAC का जिक्र हो, हाँ, असल में वो लागू ही नहीं है। ये तो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए जो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही संवैधानिक कानून की एक पेचीदगी है। व्यवहार में NJAC वाला संशोधन पूरी तरह निष्प्रभावी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद कानूनी स्थिति वही मानी जाती है जो संशोधन से पहले थी, यानी कि CJI वाली। हाँ, यानी असरदार तरीके से आज भी भारत के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ये अनुरोध कर सकते हैं। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे संविधान का लिखित पाठ और उसकी वास्तविक कानूनी स्थिति में एक न्यायिक फैसले की वजह से अंतर आ सकता है। जब तक संसद इस पर कोई नया कदम नहीं उठाती, पुरानी व्यवस्था ही कायम है। ये तो सच में एक अहम नुक्ता है संविधान की किताब और जमीनी हकीकत में फर्क। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपने राष्ट्रपति की पूर्व सहमति का जिक्र किया। ये क्यों जरूरी है? मतलब सिर्फ CJI क्यों नहीं तय कर सकते? देखिए, ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। अच्छा। यानी संतुलन बनाने का तरीका। ये सुनिश्चित करता है कि मुख्य न्यायाधीश इस विशेष शक्ति का इस्तेमाल अकेले अपनी मर्जी से ना करें। जी। राष्ट्रपति की सहमति, जो आप जानते हैं व्यवहार में केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित होती है, वो कार्यपालिका को भी इस प्रक्रिया में शामिल करती है। ये एक तरह से शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को भी दिखाता है। समझ गया। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन। बिल्कुल। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश अनुरोध करते हैं, राष्ट्रपति सहमति देते हैं, पर सवाल यह है कि किन रिटायर्ड जजों को वापस बुलाया जा सकता है? क्या किसी भी रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं? हाई कोर्ट के या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, यहाँ भी आर्टिकल 128 काफी स्पष्ट है। पात्रता की कुछ शर्तें हैं। 3 तरह के लोग पात्र हैं इसमें। अच्छा, कौन कौन है? 1, वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो। ये तो सीधा है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। 2, वो व्यक्ति जो फेडरल कोर्ट का जज रह चुका हो। ये फेडरल कोर्ट आजादी से पहले भारत की सर्वोच्च अदालत थी। अच्छा, हाँ, हिस्टोरिकल। हाँ, अब तो ये ज्यादातर ऐतिहासिक महत्व की बात रह गई है।
और तीसरा, ये महत्वपूर्ण है और इसे बाद में जोड़ा गया था। कब? 15वें संविधान संशोधन 1963 में। इसके तहत वो व्यक्ति भी पात्र है जो किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्य हो, मतलब ड्यूली क्वालिफाइड हो। अच्छा, तो 1963 में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, पर एक शर्त के साथ कि वो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता रखते हों। जी हाँ। जैसे कि वो कम से कम 5 साल हाई कोर्ट जज रहे हों या 10 साल वकील रहे हों वगैरह, जो भी क्वालिफिकेशंस होते। हाँ बिल्कुल, वही योग्यताएं जो आर्टिकल 124(3) में दी गई हैं। इस 15वें संशोधन ने, कह सकते हैं, पात्र न्यायाधीशों का पूल यानी दायरा काफी बढ़ा दिया। इसका मकसद क्या रहा होगा? शायद सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ते काम के बोझ को देखते हुए अनुभवी जजों की जरूरत महसूस हुई होगी। बहुत संभव है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का अंबार हमेशा से एक चुनौती रहा है। ये संशोधन शायद इसी जरूरत को पूरा करने के लिए लाया गया था कि अगर जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट के अनुभवी पूर्व जजों की सेवाएं भी ली जा सकें, ताकि काम जल्दी हो। हाँ, जिससे न्याय प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आए। ये समझ आता है। अब एक और बड़ा सवाल मन में आ रहा है। मान लीजिए किसी योग्य रिटायर्ड जज से अनुरोध किया गया, राष्ट्रपति ने सहमति दे दी और जज साहब या जज साहिबा ने भी हाँ कर दी। जी। अब जब वो वापस आकर सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं तो उनका स्टेटस क्या होता है? उनका दर्जा, क्या वो बाकी परमानेंट जजों की तरह ही माने जाते हैं? ये एक बहुत ही बारीक और अहम सवाल है और आर्टिकल 128 इसका जवाब काफी स्पष्ट रूप से देता है। पहली बात, जैसा आपने कहा, उस व्यक्ति की अपनी सहमति जरूरी है। हाँ। अनुच्छेद के आखिर में एक परंतु मतलब प्रोवाइजो है जो साफ कहता है कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, उनकी मर्जी होनी चाहिए। ओके। दूसरी बात, जब वो सेवा दे रहे होते हैं तो उन्हें वो भत्ते, अलाउंसेस मिलते हैं जो राष्ट्रपति तय करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ वेतन या सैलरी शब्द नहीं है, भत्ते हैं। अच्छा, ये भी एक इंडिकेशन है कि रोल अलग है। हाँ, ये उनकी अस्थायी भूमिका को दिखाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सारे क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन, शक्तियां, पावर्स और विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस होते हैं। मतलब पूरी पावर। हाँ, मतलब जब वो केस सुन रहे होते हैं, फैसले दे रहे होते हैं, तो उनकी न्यायिक ताकत किसी भी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती है, उसमें कोई कमी नहीं। ठीक है। लेकिन और यहीं पे वो बारीक अंतर है, अनुच्छेद कहता है कि उन्हें अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। shall not otherwise be deemed to be a judge of that court। अन्यथा न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। सारी शक्तियां और अधिकार तो हैं, पर फिर भी उन्हें पूरी तरह जज नहीं माना जाएगा। इसका असल मतलब क्या हुआ फिर? प्रैक्टिकली हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसका सीधा मतलब है कि उनकी भूमिका तदर्थ है, एडहॉक, अस्थायी। एडहॉक, ओके। वो सिर्फ उसी खास काम या अवधि के लिए जज के तौर पर काम करते हैं जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट की स्थायी संरचना का हिस्सा नहीं बनते। इसके कई व्यावहारिक मायने हैं, जैसे उनकी वरिष्ठता यानी सीनियरिटी रेगुलर जजों के बीच तय नहीं होती। अच्छा। वो कोर्ट के प्रशासनिक कामों में, जैसे मान लीजिए कोलेजियम की मीटिंग होती है या कोई नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, उनमें शायद शामिल नहीं होते। ओके। उनकी गिनती सुप्रीम कोर्ट के जजों की तयशुदा संख्या, सैंक्शन स्ट्रेंथ, के ऊपर होती है, उसके अंदर नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। जी। वो मूल रूप से एक रिटायर्ड जज ही रहते हैं जिन्हें एक खास मकसद से अस्थायी तौर पर बुलाया गया है। ये व्यवस्था उन्हें न्यायिक काम करने की पूरी छूट और अधिकार देती है, बिना उन्हें स्थायी तौर पर कोर्ट का हिस्सा बनाए। तो ये जज हैं भी और नहीं भी वाली स्थिति है। समझने लायक बात है। अच्छा, हमने इस चर्चा में 2 संशोधनों का जिक्र किया। एक तो 15वां जिसने हाई कोर्ट के जजों को शामिल किया जी, और दूसरा 99वां जो एनजेसी लाया और फिर रद्द हो गया। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इन संशोधनों का क्या महत्व समझ आता है, मतलब बड़ी पिक्चर में? दोनों ही महत्वपूर्ण हैं अपने अपने तरीके से। 15वें संशोधन ने, जैसा हमने बात की, सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरत पड़ने पर अनुभवी जजों का पूल बढ़ाकर एक व्यावहारिक समस्या का समाधान करने की कोशिश की। ये न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में एक कदम था, सीधा और सरल। राइट। 99वां संशोधन और उसका रद्द होना, ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय है। ये सिर्फ आर्टिकल 128 तक सीमित नहीं था, बल्कि ये न्यायिक नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया को बदलने का एक बड़ा प्रयास था। हाँ, पूरी जुडिशरी को लेकर था वो। बिल्कुल, जिसमें कार्यपालिका और बाहरी सदस्यों की भूमिका बढ़ाने की कोशिश थी एनजेएसी के जरिए।
सुप्रीम कोर्ट का इसे रद्द करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांतों पर आधारित था। ये फैसला हमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन के नाजुक रिश्ते और कह सकते हैं कभी-कभी होने वाले टकराव की याद दिलाता है। ये दिखाता है कि न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के जरिए सुप्रीम कोर्ट कैसे संविधान की व्याख्या करता है और उसकी रक्षा करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक संशोधन इतना बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा कर सकता है। अच्छा, अब आखिरी सवाल पर आते हैं। एक आम नागरिक के लिए जो कानून का जानकार नहीं है, इस अनुच्छेद 128 और इससे जुड़े किस्सों को जानना क्यों जरूरी है? ये जानकारी उनके किस काम की? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला, यह हमें दिखाता है कि हमारा संविधान कितना दूरदर्शी और कह सकते हैं लचीला है। अच्छा, संविधान बनाने वालों ने ये सोचा था कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट पर काम का बोझ बढ़ सकता है या जजों की कमी हो सकती है, तो उन्होंने पहले से ही आर्टिकल 128 जैसा एक सेफ्टी वॉल्व या उपाय बना दिया। ये जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अनुभवी न्यायिक शक्ति जुटाने का एक संवैधानिक तरीका है, वो भी बिना स्थायी नियुक्ति की लंबी प्रक्रिया के। तो ये सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। ठीक है। दूसरा, एनजेएसी वाला पूरा घटनाक्रम, संशोधन का आना और फिर रद्द होना, यह हमें सिखाता है कि हमारे लोकतंत्र में अलग अलग संस्थाएं कैसे काम करती हैं। संसद, सरकार, अदालतें, उनके बीच शक्ति का संतुलन कितना अहम है और संविधान की सर्वोच्चता का क्या मतलब है। ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। बिल्कुल। जिसकी व्याख्या समय के साथ बदलती है और विकसित होती है। ये हमें न्यायिक समीक्षा की ताकत और न्यायपालिका की आजादी के महत्व को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। ये जानना जरूरी है कि हमारे संवैधानिक संस्थान कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं या कभी-कभी टकराते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने अनुच्छेद 128 की काफी गहराई से पड़ताल की। ये संविधान का एक अनूठा प्रावधान है। जी हाँ। जो रिटायर्ड जजों को खास हालात में सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए बुलाने की इजाजत देता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? मुख्य न्यायाधीश का अनुरोध, हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जी, और खुद उस रिटायर्ड जज की सहमति। ये तीनों चीजें जरूरी हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे 1963 के 15वें संशोधन ने पात्र जजों का दायरा बढ़ाया, हाई कोर्ट के जजों को शामिल करके। हाँ, और कैसे 2014 के 99वें संशोधन से एनजेएसी लाने की कोशिश हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और पुरानी व्यवस्था यानी सीजेआई वाली फिर से बहाल हो गई। सही। और ये भी जाना कि बुलाए गए जज के पास न्यायिक शक्तियां तो पूरी होती हैं, पर उन्हें कोर्ट का स्थायी जज नहीं माना जाता। वो एडहॉक होते हैं। एकदम से। और यहां से एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है सोचने के लिए। क्या? आज के समय में जब हम अक्सर सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का कितना भारी बोझ है, पेंडेंसी इतनी ज्यादा है, हाँ, बैकलॉग की बात तो हमेशा होती है, तो क्या इस संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 128 का ज्यादा सक्रियता से इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए? क्या ये लंबित मामलों को निपटाने का एक कारगर तरीका हो सकता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। या फिर ऐसा करने के कुछ अनचाहे परिणाम भी हो सकते हैं? जैसे क्या इससे रेगुलर जजों की स्थायी नियुक्ति पर असर पड़ेगा? क्या सरकारें या सीजेआई रेगुलर अपॉइंटमेंट्स की जगह इसी एडहॉक तरीके पर ज्यादा निर्भर होने लगेंगी ना? ये भी एक पहलू है। क्या ये न्यायपालिका में एक तरह के तदर्थवाद, एडहॉकिज्म यानी अस्थायी व्यवस्था को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद न्यायपालिका, सरकार और कानूनी जानकारों को और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। ताकि इस विशेष प्रावधान का सही और संतुलित इस्तेमाल हो सके। बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही है। शुक्रिया। शुक्रिया। आपने वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।